बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्जाम का। स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 क्या है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। तो पार्ट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन up to plus n cube is equal to n into n plus 1 divided by 2 whole square for all n that belongs to capital N and n is greater than or equal to 1। आपने स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है इसका प्रूफ करें। इसका प्रूफ करने से मतलब ये है स्टूडेंट, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो दी गई स्टेटमेंट है वो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए या तमाम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। उसने स्टूडेंट यहाँ पर जो n के ऊपर कंडीशन लगाई है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट मींस के जो स्मॉल n है इस स्टेटमेंट के अंदर ये किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जो कैपिटल N होता है स्टूडेंट ये नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। These are called natural numbers। और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू प्लस n क्यूब, ये स्टेटमेंट जो है ये तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है कि नहीं करती है, या तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है। और ये तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू तब होगी जब ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो, वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो तब हम कहेंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट हम इसको अटेम्प्ट करने से पहले ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स के जरिए हम किसी भी स्टेटमेंट या फार्मूले की जो वैलिडिटी है उसको चेक करते हैं कि क्या वो फार्मूला या स्टेटमेंट तमाम जो गिवन नंबर्स हैं उनके लिए वैलिड है कि नहीं है। यानी उनकी यानी इसका मतलब यह है कि जो गिवन नंबर्स हैं जिनके लिए हमने स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है उसके लिए स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती है कि नहीं आती है, ये चेक करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम स्टेप 1 कहते हैं, और एक्चुअली ये जो स्टेप होता है इसको कहते हैं बेसिक स्टेप होता है। बेसिक स्टेप में हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है उसके लिए क्या गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो जिन नंबर्स के लिए आपने इस स्टेटमेंट को चेक करना है, प्रूफ करना है, वो नंबर कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो हम स्टेप 1 में ये चेक करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, ये चेक करेंगे स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप भी कहते हैं,
स्टेप 2 क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। इंडक्टिव स्टेप में स्टूडेंट हम सपोज करते हैं, यानी ये इंडक्शन करते हैं, ये सपोज करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। यानी स्टेप 2 जो होता है वो हमारे पास सपोजिशन का स्टेप होता है, और इसमें हम सपोज करते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू k, यानी k इज एनी नेचुरल नंबर वेयर k क्या होगा, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, k 100 भी हो सकता है, k 99 भी हो सकता है, k 1000 भी हो सकता है। तो स्टेप 2 में हमारी सपोजिशन होगी, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, ये हमारे पास सपोजिशन होगी। और स्टेप 3 में स्टूडेंट हमने ये साबित करना होता है, यानी जो स्टेप 3 होता है हमने इसमें ये प्रूव करना होता है कि फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी अगर n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ये चेक करना होता है। और ये जो स्टेप 3 होता है स्टूडेंट, इसको हम स्टेप 2 की मदद से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 में हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ होता है, फर्ज किया हुआ होता है कि फॉर n इज इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने ये साबित करना होता है स्टेप 3 में कि फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू और नॉट। अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होती है तो इट मीन्स कि ये तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए जो गिवन स्टेटमेंट हो वो ट्रू होगी। n इज इक्वल टू k का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पर k हम कोई सा भी नेचुरल नंबर सपोज करते हैं वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। जैसे लेट्स सपोज अगर k है 99 है, अगर n इज इक्वल टू 99 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर n इज इक्वल टू 100 के लिए भी हमने साबित करना होता है बाय यूजिंग स्टेप 2। तो अगर n इज इक्वल टू 100 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर हम कहेंगे कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस स्टेटमेंट का प्रूव करते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, स्टेप 1 हमारे पास जो होता है वो बेसिक स्टेप होता है। बेसिक स्टेप में हम n की जगह क्या ले लेते हैं, बेसिक स्टेप में हम n की जगह 1 लेते हैं, यानी टेक n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 अगर ले लें, n 1 क्यों लिया, क्योंकि उसने यहां पर कहा हुआ है कि फॉर ऑल n दैट बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N किस चीज को शो करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को शो करता है। और जो सबसे छोटा, जो सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर स्टूडेंट उसने कामा लगा के कहा हुआ है कि वेयर स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इट मींस कि जो सबसे लीस्ट नंबर 1 है तो हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट देखते हैं क्या ट्रू है कि नहीं है। अगर n 1 ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब। तो इस n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये 1 का क्यूब आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है स्टूडेंट की सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स किसका मतलब है, जैसे n इज इक्वल टू अगर 2 लेता हूं, लेट्स सपोज मैं अगर n 2 ले लूं तो यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होगी, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ सीरीज होगी। n अगर 3 ले लूं तो इट मींस के ये क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज आ जाएगा। एंड अगर हम 1 ले लें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज आएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 का क्यूब है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1 का क्यूब हो जाएगी। और राइट हैंड साइड पे n को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, तो इस n की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और n प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का क्यूब 1 होता है और ये राइट हैंड साइड पे 1 इंटू 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 2, 1 2 ज़ा 2,
2/2 क्या होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आता है। तो इट मींस के फॉर n इज इक्वल टू 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम कहेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने सेकंड स्टेप लेना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बात याद रखें कि n हमने 1 क्यों चूज किया है, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, या उसने कामा लगा के कहा हुआ है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो आपने स्टेप 1 में जो लीस्ट नंबर है उसके ऊपर आपने चेक करना होता है कि लीस्ट नंबर के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। अगर ये यहाँ पर फर्ज करें कहता n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पर फिर n की जगह 1 की जगह क्या ले लेते हैं, n को 3 ले लेते हैं। अब क्योंकि उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो हमारे पास स्टेप 1 में हम n टेक करेंगे क्या 1 करेंगे। अब स्टेप 2 में हमारे पास जो स्टेप 2 होता है वो कौन सा होता है, स्टेप 2 जो होता है वो इंडक्टिव स्टेप होता है। इंडक्टिव स्टेप में हम सपोज करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी स्टेप 2 में हमने क्या करना है, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k, यानी n इज इक्वल टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर है। तो यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, तो हमारी ये सपोजिशन होगी। तो हम यहाँ पर 1 क्यूब जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, k क्यूब पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट टर्म क्या है k n क्यूब है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा k क्यूब आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट इज स्टेप 2 आएगा। अब स्टेप 2 में जो स्टेटमेंट है इसको लेट्स सपोज हम 1 का नाम देते हैं। अब हमने स्टेप 3 करना है, तो स्टेप 3 को स्टूडेंट हमने प्रूफ करना होता है बाय यूजिंग स्टेप 2, यानी स्टेप 2 की मदद से स्टेप 3 को हमने प्रूफ करना होता है। और स्टेप 3 हमारे पास क्या होता है कि स्टेप 3 ये होता है कि हमने चेक करना है कि क्या फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं है। अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो तो फिर हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबके लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम स्टेप 3 करते हैं, और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं क्या फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट हम स्टेप 2 की मदद से करते हैं। तो स्टेप 2 में जो स्टेटमेंट है आपके पास जिसको मैंने 1 का नाम दिया है, इसके दोनों साइड पे हम ऐड करते हैं, ऐड k प्लस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ 1, यानी जो स्टेटमेंट 1 है उसके दोनों साइड पे हम k प्लस 1 होल क्यूब को ऐड करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन, k क्यूब है तो k क्यूब के साथ भी हमने k प्लस 1 होल क्यूब को ऐड करना है। और राइट हैंड साइड पे k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर है, तो इसके साथ भी आपने क्या करना है, k प्लस 1 होल क्यूब को ऐड करना है। यानी जो स्टेप जो 1 थी इक्वेशन 1, यानी स्टेप 2 में जो इक्वेशन 1 बन रही थी उसके दोनों साइड पे हमने k प्लस 1 होल क्यूब को ऐड किया है। और हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम एक्सप्रेशन को ऐड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपके पास x इज इक्वल टू 3 है तो दोनों साइड पे अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो इससे इक्वेशन चेंज नहीं होगी। इक्वेशन की दोनों
साइड पे सेम प्रोसेस को किया जा सकता है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, यानी जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई है, इसकी राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम k+1 की जगह क्या पुट करेंगे, k+1 की जगह n पुट करेंगे, यानी n हमारे पास किसके इक्वल है, k+1 है। यानी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद k+1 को हम पुट करेंगे n, और अगर n k+1 को n पुट करने के बाद ये वाली फॉर्म बन जाती है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो फिर हम कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए, और अगर k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो आइए राइट हैंड साइड को इसकी सिंप्लीफाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखें आपके पास क्या है, k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k+1 होल क्यूब है। तो दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म में हम k+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी k+1 अगर होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या रह जाएगा, k डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रह जाएगा। k+1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया है, यानी ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट ये k के साथ भी है, k+1 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। अगर मैं k+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लूं तो फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और सेकंड टर्म हमारे पास से k+1 होल क्यूब है, तो इसमें से k+1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया है, तो ये क्या रह जाएगा, जहां पर k+1 रह जाएगा, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट आपके पास यही रहेगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k क्यूब प्लस k+1 होल क्यूब आ जाएगा। जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास जो कॉमन है वो क्या है, k+1 होल स्क्वायर है, और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k स्क्वायर बाई 4 प्लस k+1 है। ये जो k+1 है इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने स्टूडेंट k स्क्वायर बाई 4 प्लस k+1 बाई 1 को ऐड करना है। जब भी आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। ये जो 1 है ये k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, k+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये k+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी k स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट हटा दूं तो 4k+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4k+4 आ जाएगा। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये k+1 होल स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4k+4 को a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अगर मैं k+2 होल स्क्वायर करूं तो ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k 4 होता है। तो इट मींस के k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, k+2 हो डिवाइडेड बाय k+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मजीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी आपके पास k+1 होल स्क्वायर इंटू k+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है तो इसको आप k+2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 का अगर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो वो क्या होता है 2 स्क्वायर होता है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने k+1 होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देना है। ये जो k+2 है इसको अगर मैं ब्रेक करके 2 को ब्रेक करके 1+1 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1+1 क्या होता है 2 के ही इक्वल होता है।
अब स्टूडेंट ये जो मेरे आप पास ये जो k+1 है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर लेता हूं, n पुट कर लेता हूं, क्योंकि n हमने थर्ड स्टेप में क्या सपोज किया हुआ था, k+1। तो ये जो आपके पास k+1 होल स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर होगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर k+1 है, इसकी जगह हम n लिखें तो ये बाहर जो +1 है ये एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो इनको एक ही स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। जहां पर स्टूडेंट लास्ट स्टेप में हमने n को क्या लिखा है, n को रिप्लेस किया है किससे, k+1 से। तो अगर k+1 की जगह n लिखें तो ये जो k+1 है इसकी जगह n आएगा, और क्योंकि ये k+1 होल स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर होगा, और फिर हम इस k+1 की जगह क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ये +1 एज इट इज आ जाएगा। तो अब इन सारों के ऊपर स्क्वायर है तो इट मींस इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो आ रही है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आ रही है। अब हम जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं, तो गिवन स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर है, जो कि ये वाली ही बन रही है। तो इट मींस के इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, यानी ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए ये ट्रू है। तो इसका मतलब है कि हिंस इट इज ट्रू, यानी इट इज मींस के दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n, यानी ये वाला सिंबल स्टूडेंट फॉर ऑल के लिए होता है, फॉर ऑल n दैट बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए इस स्टेटमेंट का प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 9 का। अब पार्ट 9 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है 1 1 0 -2, सेकंड रो है 2 0 2 2, एंड थर्ड रो इज 4 1 3 1 है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मैट्रिक्स दी गई है और आपने इस मैट्रिक्स का रैंक बताना है कि इसका रैंक क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक बताने से पहले हम ये देखते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहते किसको है। तो रैंक की डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज of a matrix in echelon form is called its rank। यानी रैंक की डेफिनेशन यह है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन echelon फॉर्म इज कॉल्ड इट्स रैंक। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन जीरो रोज की तादाद है एचलॉन फॉर्म के अंदर, वो जो नॉन जीरो रोज की तादाद है उस मैट्रिक्स में, वो क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए पहले हमने उस मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब उस मैट्रिक्स की एचलॉन फॉर्म आएगी तो उस वक्त उसमें जो नॉन जीरो रोज है उनको काउंट करेंगे। जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, यानी किसी मैट्रिक्स की एचलॉन फॉर्म किससे कहते हैं। तो एचलॉन फॉर्म में स्टूडेंट किसी कोई मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में होती है, वो उसमें अगर ये 2-3 कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द लीडिंग एंट्रीज शुड बी 1,
यानी एचलान फॉर्म में तब कोई मैट्रिक्स होगी जब उसकी लीडिंग एंट्रीज क्या होंगी, लीडिंग एंट्रीज 1 होंगी। जैसे स्टूडेंट आपके सामने ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वो है 1 1 0 -2 है, तो इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो है 1 है। लीडिंग एंट्री कहते हैं the first non-zero entry of a row is called leading entry of that row। यानी किसी भी रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी वो एंट्री उस रो की लीडिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे आपके सामने जो फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स में 1 1 0 -2 में, तो इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। अगर फर्ज करें इस 1 की जगह 0 होता, लेट्स सपोज अगर इस 1 की जगह जहां पे 0 होता तो इसकी फिर लीडिंग एंट्री ये वाली 1 बन जाती, क्योंकि अब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो ये 1 है। तो इसका मतलब है क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री है इस रो की वो 1 है, तो इसकी लीडिंग एंट्री ये फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है दैट विल बी लीडिंग एंट्री। इसी तरीके से सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 2 है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन सेकंड रो इज 2, तो सो द लीडिंग एंट्री इज 2। अगर फर्ज करें ये आपके पास 0 होता तो फिर लीडिंग एंट्री ये वाली 2 होता, क्योंकि अब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ सेकंड रो इज दिस 2, यानी ये वाला 2 है तो लीडिंग एंट्री फिर ये वाला 2 होता। अब चूंकि ये नॉन जीरो है 2 है, तो इसका मतलब है कि लीडिंग एंट्री सेकंड रो की 2 है और थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 4 है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी किसी भी रो की वो लीडिंग एंट्री होगी। और एचलान फॉर्म में जब भी कोई मैट्रिक्स होती है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि द लीडिंग एंट्रीज शुड बी 1, यानी जो लीडिंग एंट्रीज है उनको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री, the entries below the leading entries should be 0, यानी वो एंट्रीज जो लीडिंग एंट्रीज के नीचे हो उनको 0 होना चाहिए। यानी लीडिंग एंट्री के कॉलम में जितनी भी एंट्रीज है लीडिंग एंट्री के बिलो उनको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे यहां पर देखें कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है आपके सामने, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है और अब इस 1 के नीचे जितनी एंट्रीज है इनको 0 होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए और उसके नीचे जितनी एंट्रीज है उनको 0 बनाना है। इसी तरीके से थर्ड रो की लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए और उस 1 के नीचे जितनी एंट्रीज है उन सबको 0 होना चाहिए टू बी इन एचलान फॉर्म अ मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स को एचलान फॉर्म में होने के लिए ये 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट हम इस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड करना है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को एचलान फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और एचलान फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसके जो नॉन जीरो रोज हैं उनको काउंट करेंगे। जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उतना ही उसका रैंक होगा। तो हमने एचलान फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए एचलान फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन क्या है, द लीडिंग एंट्रीज शुड बी 1, यानी जो लीडिंग एंट्रीज है वो 1 होनी चाहिए। तो हमने अब यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है, तो वो ऑलरेडी 1 है, तो हमने इसको नहीं छेड़ना। ये याद रखें स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स को एचलान फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है तो उसके ऊपर कोई रो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है एचलान फॉर्म की, द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री शुड बी 0, यानी वो वाली एंट्रीज जो लीडिंग एंट्री के नीचे हो उनको 0 होना चाहिए। अब जहां पर फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है, 1 के नीचे क्या है, 2 है, इस 2 को भी 0 होना चाहिए और
2 के नीचे क्या है 4 है, इस 4 को भी 0 होना चाहिए। अब हम पहले इस 2 को 0 बनाते हैं बाय यूजिंग दिस लीडिंग एंट्री। तो उसके लिए हम देखेंगे कि 2 किस रो की एंट्री है। ये जो 2 है ये सेकंड रो की एंट्री है और ये 1 है ये फर्स्ट रो की एंट्री है। तो हमने इस 2 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस 2R1 करेंगे, यानी R2 से माइनस करेंगे 2R1 को। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री आएगी सेकंड रो की वो 0 हो जाएगी। जब भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ये है R2 माइनस 2R1 है। तो हम यहाँ पर R1 को एज इट इज लिखेंगे 1 1 0 माइनस 2। R2 में चेंजिंग आएगी और R2 में क्या चेंजिंग आएगी R2 माइनस 2R1 आएगी। अब हम चेक करेंगे कि R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है 2 है, तो यहां पर R2 की जगह 2 लिखेंगे, माइनस 2 R1 है तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 1 है, तो ये 2 माइनस 2 होगा विच इज 0। तो इट मींस के हम जो फर्स्ट एंट्री है सेकंड रो की वो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो सेकंड एंट्रीज है उनको ऑपरेट करेंगे तो सेकंड एंट्री R2 की क्या है 0 है और R1 की क्या है 1 है, तो ये 0 माइनस 2 इंटू 1 आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो सेकंड रो में R2 के सेकंड रो में हम क्या लिखेंगे माइनस 2। इसी तरीके से थर्ड एंट्रीज देखेंगे तो R2 की थर्ड एंट्री 2 है और R1 की थर्ड एंट्री 0 है, तो ये 2 माइनस 2 इंटू 0 आएगा तो दैट विल बी 2। तो R2 की जो थर्ड एंट्री है वो क्या रह जाएगी 2। इसी तरीके से फोर्थ एंट्री को चेक करेंगे, R2 की 4 एंट्री है 2 और R1 की 4 एंट्री है माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो इट मींस के ये आपके पास 2 प्लस 4 होगा, तो 2 प्लस 4 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने अब इस 4 को 0 बनाना है और इस 1 के जरिए 0 बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन करना होगा R3 माइनस 4R1 करना होगा। 4 किस रो की एंट्री है थर्ड रो की एंट्री है और 1 किस रो की एंट्री है 1 फर्स्ट रो की एंट्री है, तो हम ऑपरेट करेंगे R3 माइनस 4R1 करेंगे तो फर्स्ट एंट्री ऑफ थर्ड रो विल बी 0। तो अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ये है कि R3 माइनस 4R1 है, तो आपके पास थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री 4 है और फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो इट मींस कि ये एंट्री क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से जो सेकंड एंट्री है R3 की वो क्या है वो आपके पास 1 है और R1 की भी सेकंड एंट्री 1 है, तो ये 1 माइनस 4 इंटू 1 आएगा, तो 1 माइनस 4 क्या होता है माइनस 3 होता है, तो इट मींस कि ये माइनस 3 आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास R3 की जो थर्ड एंट्री है वो 3 है और R1 की थर्ड एंट्री 0 है, तो ये 3 माइनस 4 इंटू 0 3 ही होता है, तो इसको हम 3 लिखेंगे। और नेक्स्ट R3 की जो फोर्थ एंट्री है वो 1 है, माइनस 4 R1 की फोर्थ एंट्री माइनस 2 है, तो 1 प्लस 8 होगा, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा 9 होगा। तो अब आप देखें कि जो एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन थी कि लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए, द लीडिंग एंट्रीज शुड बी 1, तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है और जो लीडिंग एंट्रीज के नीचे जो एंट्रीज है उनको 0 होना चाहिए, तो लीडिंग एंट्रीज के नीचे आपके पास जहां पे 0 0 आ रहा है। अब हम स्टूडेंट जो सेकंड रो है उसकी लीडिंग एंट्री को 1 बनाएंगे, यानी सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है -2 है। लीडिंग एंट्री कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो। अब आपके पास सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या हो गई है -2 हो गई है।
इस -2 को आपने 1 बनाना है। और इस -2 को 1 कैसे बना सकते हैं हम लोग? इस -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/-1/2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 1 हो जाएगा। तो इट मींस कि फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी 1 0 -2। सेकंड रो को हम -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है? फर्स्ट एंट्री है 0। -1/2 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आता है। इसी तरीके से सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड रो की -2 है। तो अब -2 को 1/2 के साथ -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आता है। इसी तरीके से जो थर्ड एंट्री है सेकंड रो की 2 है, इसको -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। और इसी तरीके से लास्ट एंट्री सेकंड रो की 6 है, तो इसको -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है। अब ये आपके पास थर्ड रो एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई है या नहीं हो गई है। तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री आपके पास 1 हो चुकी है। ये सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है, ये 1 हो चुकी है। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी एंट्रीज है इनको 0 होना चाहिए। तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 है और उसके नीचे क्या है? -3 है। तो इस -3 को हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है, क्योंकि सेकंड कंडीशन ऑफ एचेलॉन फॉर्म क्या है? द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री शुड बी 0, यानी वो वाली एंट्रीज जो लीडिंग एंट्री के नीचे हो उनको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री के नीचे जो एंट्री है वो -3 है, तो इस -3 को हमने 0 बनाना है। और इस -3 को 0 बनाना है बाय लीडिंग एंट्री ऑफ सेकंड रो। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन करेंगे? यानी -3 को इस 1 के जरिए 0 बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेशन होगा R3 + 3 R1 होगा। यानी R3 को ऐड करेंगे R2 नॉट R1, यानी 3R2 को, यानी जो सेकंड रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करेंगे। फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज आ जाएगी 1 1 0 -2। सेकंड रो भी एज इट इज आ जाएगी 0 1 -1 एंड -3। थर्ड रो में हमने ऑपरेशन करना है R3 + 3 R2 का। तो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है? 0 और सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है? 0। ये तो ये 3 × 0 ये 0 ही रहेगा। और इसी तरीके से थर्ड रो की सेकंड एंट्री आपके पास क्या है? -3 है प्लस 3 × थर्ड रो सेकंड रो की सेकंड एंट्री क्या है? 1 है, तो -3 + 3 × 1 दैट विल बी 0। इसी तरीके से अब हम थर्ड एंट्री की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर थर्ड एंट्री क्या है? 3 है और +3 × सेकंड रो की थर्ड एंट्री क्या है? -1 है, तो ये आपके पास 3 - 3 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री है थर्ड रो की वो 9 है +3 × और लास्ट एंट्री ऑफ सेकंड रो इज -3 है, तो ये 9 - 9 0 होगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो 1 हो चुकी हैं और उनके नीचे भी 0 आ रहा है। तो जैसे देखें कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है और इसके नीचे जितनी एंट्रीज है वो सारी 0 है। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे जो एंट्रीज है वो 0 है और इसके अलावा जो थर्ड रो है उसमें कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो इट मींस कि उसमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं होगी। तो अब ये जो आपके पास फॉर्म है ये एचेलॉन फॉर्म आ गई है। अब इस एचेलॉन फॉर्म में आने के बाद हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि हमें कहा था कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो रैंक की डेफिनेशन मैंने शुरू में आप लोगों को लिखवाई थी, वो क्या थी कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड इट्स रैंक। यानी किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगी वो
रैंक कहलाएगा। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो इज नॉन जीरो है और सेकंड रो इज आल्सो नॉन जीरो है। ये अब आपके पास एचेलॉन फॉर्म है मैट्रिक्स की, ये भी नॉन जीरो रो है। और जो थर्ड रो है वो आपके पास क्या है, जीरो रो है। जीरो रो तब होती है जब स्टूडेंट किसी रो की सारी एंट्रीज अगर जीरो हो जाए तो उस रो को हम जीरो रो कहते हैं। अगर कोई एक एंट्री भी नॉन जीरो हो तो फिर वो नॉन जीरो रो होगी। अगर लेट्स सपोज इसकी जो लास्ट एंट्री होती वो 1 होती तो फिर ये जीरो रो नहीं होती बल्कि कौन सी होती, नॉन जीरो रो होती। लेकिन क्योंकि अब यहां पर ये इस लास्ट रो में सारी एंट्रीज जीरो है तो ये जो लास्ट रो है ये जीरो रोज होंगी। तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 है। तो जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स का, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक 2 होगा, क्योंकि इसमें जो नॉन जीरो रोज है इन एचेलॉन फॉर्म, यानी एचेलॉन फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो रोज आ रही हैं वो 2 आ रही हैं। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2। अब आपके पास पार्ट 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने यहां पे लिखा है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पार्ट 10 का। इफ z1 is equal to 10 into cos 100 plus iota sin 100 and z2 is equal to 5 into cos 40 plus iota sin 40, then find the following in polar form. पार्ट ए है z1 into z2, पार्ट बी है z1 डिवाइडेड बाई z2। स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन है और आपने फाइंड करना है पार्ट ए में z1 into z2 और पार्ट बी में आपने फाइंड करना है z1 डिवाइडेड बाई z2। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले ये देखें कि कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होती है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखें तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखता हूं z इज इक्वल टू 9 प्लस 5 आयोटा लिखता हूं तो यहां पर ये जो 9 प्लस 5 आयोटा है दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर स्टूडेंट किसी नंबर को हम यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r और थीटा में लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखें कि जो कार्टेशियन फॉर्म में जो x कंपोनेंट है ये पोलर फॉर्म में r cos थीटा के इक्वल होता है और जो y है वो r sin थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कार्टेशियन फॉर्म है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो x की जगह क्या लिखना होगा, r cos थीटा प्लस आयोटा y की जगह क्या आ जाएगा, r sin थीटा आएगा। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, r कॉमन है तो r कॉमन लेके इसको लिखें तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा आएगा। तो दैट इज z is equal to r into cos theta plus iota sin theta. This is the polar form of the complex number. अब हमारे पास यहाँ पर z1 given है 10 into cos 100 plus iota sin 100 है और z2 आपके पास given है 5 into cos 40 प्लस आयोटा sin 40 है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये पोलर फॉर्म में गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने पार्ट ए में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी पार्ट ए में आपने z1 into z2 फाइंड करना है। ये जो डॉट है डॉट शोज मल्टीप्लीकेशन, हमने z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो z1 हमारे पास क्या है 10 into cos 100 प्लस आयोटा sin 100 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, z2 के साथ। तो z2 क्या है 5 into cos 40 प्लस आयोटा sin 40 है
तो अब हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 5 ज़र क्या होता है 50 होता है। cos 100 प्लस आयोटा sin 100 को cos 40 प्लस आयोटा sin 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इस cos 100 को इस cos 40 प्लस आयोटा sin 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos 100 इंटू cos 40 क्या होगा, cos 100 इंटू cos 40 होगा। अब cos 100 को आयोटा sin 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा, sin 40 इंटू cos 100 आ जाएगा, sin 40 इंटू cos 100। अब हम स्टूडेंट यहां पर आयोटा sin 100 के साथ cos 40 प्लस आयोटा sin 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयोटा sin 100 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा sin 100 आयोटा sin 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, और sin 40 इंटू sin 100 करते हैं, तो ये आपके पास sin 100 इंटू sin 40 आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो इट मींस कि ये जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है, इसको मैं अगर -1 यहां पे लिखूं, तो ये आपके पास माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस sin 100 इंटू sin 40 आएगी। अब हम रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखते हैं। तो रियल पार्ट वो पार्ट्स होंगे जिनके साथ आयोटा नहीं आएगा, और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा इन्वॉल्व हो रहा होता है या आयोटा मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में आयोटा नहीं आ रहा है, तो इनको हम एक साथ लिखते हैं, cos 100 cos 40 माइनस sin 100 इंटू sin 40, इनको हम एक साथ लिखते हैं। और जो मिड वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, और यहां पर आपके पास आ जाएगा sin 100, इसको मैं पहले लिखता हूं ये वाली टर्म, cos 40 प्लस cos 100 इंटू sin 40, यानी इस टर्म को बाद में लिखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट आपने अपनी बुक में ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, बल्कि दो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। फर्स्ट फार्मूला आपने ये पढ़ा है कि cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो इसको हम यहां पर यूज करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 इंटू, अब इसको ये वाला जो है, ये ब्रैकेट में ये वाली जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है उसके साथ, तो cos अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है cos 100 है, और cos बीटा की जगह यहाँ पे क्या है cos 40 है, और माइनस sin अल्फा sin बीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस sin 100 इंटू sin 40 है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखें तो अल्फा आपके पास 100 है, बीटा क्या है 40 है, तो इट मींस कि ये 100 प्लस क्या आ जाएगा 40, और प्लस एज इट इज आ जाएगा, ये आयोटा एज इट इज आएगा। अब ये आपके पास है sin 100 cos 40 प्लस cos 100 sin 40 है, तो इसके लिए आपने अपनी बुक में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में फार्मूला पढ़ा हुआ है sin अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। अगर इसकी राइट हैंड साइड को, फार्मूले की राइट हैंड साइड को कंपेयर करें इस एक्सप्रेशन के साथ, तो sin अल्फा की जगह sin 100 है, cos बीटा की जगह cos 40 है, प्लस cos 100 है,
cos अल्फा की जगह और sin बीटा की जगह sin 40 है, तो इट मींस कि अगर हम इसको sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखें तो ये sin 100 प्लस 40 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 50 एज इट इज आ जाएगा, और ये जो आपके पास cos 100 प्लस 40 है तो आपको मालूम है कि 100 प्लस 40 क्या होता है, 140 होता है, प्लस आयोटा इंटू साइन 100 प्लस 40 क्या होगा, 140 होगा। तो विच इज द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। और ये जो फॉर्म है स्टूडेंट, ये किस में है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, वो होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। तो r आपके पास क्या है, 50 है, थीटा यहाँ पे क्या है, 140 डिग्री है। तो इट मीन्स के दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ Z1 इंटू Z2। इसी तरीके से आपने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करना है, यानी जो पार्ट बी में आपसे कह रहा है वो क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है। तो अब हम Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है 10 इंटू कॉस 100 प्लस आयोटा साइन 100 डिवाइडेड बाय Z2 क्या है, 5 इंटू कॉस 40 प्लस आयोटा साइन 40 है। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 1 5 5 2 10, तो सबसे पहले ये 2 होगा। अब याद रखें कि जब भी आप डिवीजन करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हमने रियलाइज करना होता है, यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। और रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos 40 प्लस आयोटा साइन 40 है, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 1 ओवर a प्लस आयोटा b है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा कि a प्लस आयोटा b के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा b होता है। तो इसको हम a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रियलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास है cos 40 प्लस आयोटा साइन 40 है, और cos 40 प्लस आयोटा साइन 40 का कॉन्जुगेट क्या होगा, cos 40 माइनस आयोटा साइन 40। इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इससे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। cos 100 cos 40 माइनस आयोटा साइन 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos 100 इंटू cos 40 माइनस cos 100 इंटू आयोटा एज इट इज आएगा, cos 100 इंटू साइन 40 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा साइन 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आयोटा साइन 100 इंटू cos 40 माइनस ये आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर साइन 100 इंटू साइन 40 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है cos 40 प्लस आयोटा साइन 40 इंटू cos 40 माइनस आयोटा साइन 40 है। तो इसके लिए आपने फार्मूला यूज करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो cos 40 इज a, आयोटा साइन 40 इज b, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये cos स्क्वायर 40 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 40 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैं यहीं पे करूंगा। पहले भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जहां पर आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है वहां पर हम -1 पुट करेंगे, तो नॉमिनेटर के अंदर यहां पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह -1 आएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इट मींस कि ये प्लस हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर में ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी अगर -1 पुट करें तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इट मींस कि ये cos स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40 क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ये देखना है कि जो नॉमिनेटर में जो रियल पार्ट्स है उनको सेपरेट करना है और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उनको सेपरेट करके लिखना है। तो अब नॉमिनेटर में रियल पार्ट कौन कौन से हैं? ये रियल पार्ट है आपके पास cos 100 cos 40, क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं आ रहा है। और जो लास्ट आपके पास एक्सप्रेशन है sin 100 sin 40, दिस इज रियल पार्ट। तो इसको हम अलग करके लिखेंगे इन दोनों को। और इसी तरीके से ये माइनस आयोटा cos 100 sin 40 है, ये प्लस आयोटा sin 100 cos 40 है। तो इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये प्लस आयोटा कॉमन आएगा। इस टर्म को हम पहले लिखेंगे, तो ये आयोटा sin 100 इंटू cos 40 और माइनस इधर भी आयोटा कॉमन आएगा तो माइनस cos 100 sin 40 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, cos स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40 है। तो स्टूडेंट हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि sin स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40 भी क्या होगा, 1 होगा। बेशक एंगल कुछ भी हो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो नोमिनेटर में आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन है cos 100 प्लस cos 40 प्लस sin 100 प्लस sin 40 है। तो इस पे आप फार्मूला यूज करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा का। तो याद रखें cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इस फॉर्म में है, अल्फा की जगह 100 है, बीटा आपके पास 40 है। तो इट मींस के इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू cos 100 प्लस 40 लिख सकते हैं, सॉरी 100 माइनस 40 होगा क्योंकि cos अल्फा माइनस बीटा इज दिस होता है, प्लस आयोटा sin 100 cos 40 माइनस cos 100 sin 40 को हम लोग sin अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। sin अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये sin 100 माइनस 40 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये cos 60 प्लस sin 100 माइनस 40 क्या होता है, 60 होता है। तो इट मींस कि ये आयोटा साथ जहां पर आएगा इसको लाजमी राइट करें। तो ये पोलर फॉर्म में आपने लिख लिया है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आंसर है वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए हम cos 60 और sin 60 की वैल्यूज नहीं लिखेंगे, जस्ट इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी जो पार्ट बी में आपने फाइंड करना है वो आपके पास आ गया 2 इंटू cos 60 प्लस आयोटा sin 60। अब पार्ट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने जहां पर मैंने लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि अ सोलर पैनल सनलाइट रिसेप्शन इज मॉडल्ड एज P ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos P ऑफ थीटा इज इक्वल टू 100 इंटू cos 3 थीटा माइनस 90 विद theta is greater than or equal to 0 less than or equal to 180। पार्ट ए है इसका find angle for maximum sunlight and the maximum sunlight received। पार्ट बी है find angle for minimum sunlight
and the minimum sunlight received. स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में एक सोलर पैनल है और सोलर पैनल जो है वो सनलाइट की जो रिसेप्शन होती है टू द सोलर पैनल उसको मॉडल किया गया है और उसको मॉडल करके जो फार्मूला उसने लिखा हुआ है वो है P ऑफ थीटा इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 90 है। तो और यहाँ पर जो थीटा की वेरिएशन है वो है फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री है, यानी जो एंगल ऑफ सोलर पैनल को हम एडजस्ट कर सकते हैं वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक थीटा को एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब पार्ट ए में आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है पार्ट ए में फाइंड एंगल फॉर मैक्सिमम सनलाइट, यानी जो मैक्सिमम सनलाइट है उसके लिए सोलर पैनल का एंगल क्या होना चाहिए ग्राउंड के साथ। और आपने सेकंड चीज बतानी है एंड द मैक्सिमम सनलाइट रिसीव्ड, और जो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करेगा सोलर पैनल वो कितनी होगी वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट है आपने जो मॉडल आपको दिया गया है उसके लिए जो इक्वेशन है मॉडल की सोलर पैनल की वो क्या है? P थीटा इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 90। तो हम जो मैक्सिमम एंगल है वो चेक कर सकते हैं कि किस एंगल पे अगर हम सोलर पैनल को रखें तो जो लाइट रिसीव होगी वो मैक्सिमम होगी, वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इस मॉडल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? वो है कॉस है। और हमें पता है कि जो कॉस थीटा है या जो कॉस एंगल होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी जो कॉस थीटा है वो मिनिमम क्या होता है? -1 होता है और मैक्सिमम क्या होती है? 1 होती है, यानी -1 से नीचे नहीं होती है, यानी -1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है कॉस थीटा की और +1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल मैक्सिमम होगा जब कॉस यहाँ पर मैक्सिमम होगा और एंगल मिनिमम होगा जहां पर कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी। अब हम मैक्सिमम एंगल फाइंड करते हैं पार्ट ए में। तो फॉर मैक्सिमम एंगल हमें पता है कि cos 3 थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन cos 3 थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, यानी आपके पास ये जो 3 थीटा माइनस 90 है, यानी जो एंगल है वो यहाँ पर cos के साथ एंगल क्या आ रहा है? 3 थीटा माइनस 90 आ रहा है। अगर 3 थीटा माइनस 90 जो है वो 1 के इक्वल होगा तो उस वक्त जो मैक्सिमम एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब हम 3 थीटा माइनस 90 को 1 के इक्वल पुट करें तो 3 थीटा क्या आएगा? यहां से 3 थीटा इक्वल आएगा 90 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 90 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 और सॉरी यहां पर स्टूडेंट है ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, ये थोड़ा सा, यानी आपने यहां पर ये देखना है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस 1 कहां पर होता है? जब थीटा 0 के इक्वल हो, यानी व्हेन थीटा विल बी 0 कॉस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा? मैक्सिमम एंगल होगा 3 थीटा माइनस 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। तो इट मींस के कॉस यहाँ पर ये जो पी थीटा है ये मैक्सिमम होगा जब एंगल किसके इक्वल हो? 3 थीटा माइनस 90 किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो यहां से 3 थीटा क्या आ जाएगा? 90 और थीटा किसके इक्वल आएगा? 90/3 आ जाएगा। तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो इट मींस के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम एंगल होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि जब cos 30 यानी जब एंगल 30 डिग्री होगा तो उस वक्त जो आपके पास
सनलाइट जो रिसीव होगी वो मैक्सिमम होगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री द सोलर पैनल, यानी जो सोलर पैनल है विल रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, यानी ये मैक्सिमम सनलाइट क्या करेगा, रिसीव करेगा, विल रिसीव मैक्सिमम सनलाइट। तो एंड मैक्सिमम सनलाइट फाइंड करने के लिए हमें थीटा की जगह क्या पुट करना है, पी ऑफ थीटा क्या है, 30 डिग्री है। तो और पी ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 100 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 90 है। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 माइनस 90 आ जाएगा। तो ये 100 इंटू कॉस 3 इंटू 30 क्या होता है, 90, 90 माइनस 90 क्या होता है, 0। तो इट मीन्स के cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इट मीन्स के जो मैक्सिमम सनलाइट जो रिसीव होगी वो 100 होगी, और उस वक्त एंगल क्या होगा सोलर पैनल का, वो 30 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट हमने मिनिमम एंगल फाइंड करना है और मिनिमम सनलाइट जो रिसीव होगी वो फाइंड करना है। और कॉस की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, यानी इससे छोटी नहीं होती है। और कॉस -1 कब होता है, जब एंगल 180 डिग्री हो। तो फॉर मिनिमम एंगल, यानी जो पार्ट बी में आपने मिनिमम एंगल है पहले वो फाइंड करना है। तो मिनिमम एंगल क्या होगा, ये मिनिमम एंगल होगा 3 थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि 180 पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम होती है। ये जो फंक्शन है पी थीटा ये तब मिनिमम होगा जब कॉस मिनिमम होगा, और कॉस मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और cos -1 कब होता है, जब थीटा 180 हो। तो इट मींस के एंगल क्या रखना होगा, 180 रखना होगा। तो यहां से 3 थीटा क्या आ जाएगा, 180 प्लस 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 180 प्लस 90 करते हैं तो ये 270 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 270/3, 3 9 27, तो ये 90 डिग्री आएगा। तो इट मींस के जो सोलर पैनल है उसका एंगल जो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री हो, तो उस वक्त जो सनलाइट रिसीव होगी वो मिनिमम होगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द पैनल रिसीव मिनिमम सनलाइट। तो उस वक्त जो पैनल है वो मिनिमम सनलाइट रिसीव करेगा। तो इट मींस के एंड द मिनिमम सनलाइट कितनी होगी, वो होगी वो 90 डिग्री पर होगी, यानी जब सोलर पैनल का जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो 90 डिग्री होगा, तो उस वक्त जो सनलाइट होगी वो मिनिमम होगी, यानी 3 थीटा माइनस 190 है। तो थीटा क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा, माइनस 90 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 100 इंटू कॉस ये 270 माइनस 90 होता है। तो ये आपके पास 100 कॉस 270 में से अगर 90 डिग्री माइनस करें तो 180 आता है। तो ये 100 इंटू -1 आएगा, cos 180 -1 होता है तो ये -100 होगा। तो इट मींस के जो मिनिमम एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और मिनिमम जो सनलाइट रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है, -100 हो रही है। तो मिनिमम एंगल इज 90 डिग्री एंड मिनिमम सनलाइट जो है वो क्या है, वो -100 है। -100 एनर्जी होती है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जॉल होती है। तो इट मींस के -100 जॉल विल बी द मिनिमम सनलाइट रिसीव्ड एंड 100 जॉल इज द मैक्सिमम सनलाइट रिसीव्ड एंड मिनिमम एंगल इज 90 डिग्री एंड मैक्सिमम एंगल इज 30 डिग्री आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखें। अब आपके पास पार्ट 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स F इज इक्वल टू 6I हेड प्लस 8J हेड प्लस 4K हेड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A whose coordinates are 1 2 3 to point B whose coordinates are 4 6 and 5. Find part A the displacement vector D. Part B calculate the work done by force F.
अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोर्स F है जो कि किसके इक्वल है, 6I हेड प्लस 8J हेड प्लस 4K हेड है, और ये फोर्स F एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है और वो पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3 है, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 6 5 है। और आपने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D फाइंड करना है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D होगा वो किसके इक्वल होगा ये फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने वर्क डन फाइंड करना है, यानी वर्क डन बाय द फोर्स F, यानी जो फोर्स वर्क करेगी ऑन द पार्टिकल जिसको हम W के साथ रिप्रेजेंट करेंगे वो फाइंड करना है। स्टूडेंट फर्ज करें अगर आपके पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए के ऊपर ये जो फोर्स है ये F एक्ट करती है, तो ये पार्टिकल इस फोर्स के एक्ट करने की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाता है, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी होगा। अब अगर आपके पास लेट्स सपोज दो पॉइंट गिवन है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड z2 है, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या होता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट D होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आएगा, और ये इक्वल होगा x2 माइनस x1 I हेड प्लस y2 माइनस y1 J हेड प्लस z2 माइनस z1 K हेड होगा। तो दैट विल बी द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो फिर दो वेक्टर फाइंड करने के लिए, वेक्टर ए बी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट ए को अटेम्प्ट करेंगे, तो पार्ट ए में हमने वेक्टर ए बी फाइंड करना है, जो वेक्टर ए बी आएगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो हम वेक्टर जो ए है, जो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और z1 के देते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 और z2 के देते हैं। अब फार्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, तो x2 आपके पास क्या होगा 4 और x1 क्या होगा, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट होगा ये इंटू आई हेड, प्लस y2 माइनस y1 j हेड होता है, तो y2 6 है, y1 2 है, तो ये j हेड होगा, प्लस 5 माइनस z1 करेंगे तो 5 माइनस 3 के हेड आ जाएगा। इट मींस कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3i हेड प्लस 4j हेड प्लस 2 के हेड आएगा, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा। सेकंड हमने स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, और वर्क डन जो होता है वो हमेशा याद रखें इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो वर्क डन हो जाएगा। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, व्हेन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी अगर लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, a1 i हेड प्लस a2 j हेड प्लस a3 के हेड है, और दूसरा वेक्टर लेट्स सपोज b है, ये लेट्स सपोज इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं b1 i हेड प्लस b2 j हेड प्लस b3 के हेड है, तो देन a डॉट b इक्वल होगा a1 इंटू b1 i हेड प्लस a2, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 होता है। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड करने के लिए वर्क डन किसके इक्वल होता है, f डॉट d के इक्वल होता है। वेक्टर f हमारे पास गिवन है 6i हेड प्लस 8j हेड प्लस 4k हेड है,
डॉट वेक्टर डी गिवन है, यानी अभी हमने फाइंड किया है पार्ट ए में, जो कि किसके इक्वल है 3i हेड प्लस 4j हेड प्लस 2k हेड है। इन दोनों में हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4 होगा प्लस 4 इंटू 2 होगा, यानी a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 वाला फार्मूला यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट का। तो 6 3 जर क्या होता है 18, 8 4 जर क्या होता है 32, 4 2 जर क्या होता है 8, 8 2 16 प्लस 2 18, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो 58 जॉल वर्क डन होगा। तो वर्क डन हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये याद रखें कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वर्क डन जो होता है वो that is the work done is the dot product of force and displacement, so it is a scalar quantity, और work done किसके इक्वल आएगा 58 जॉल के इक्वल आ जाएगा। अब पार्ट 11 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ p of x is equal to ax cube plus bx square plus 2x minus 1 leaves remainder 5 when divided by x minus 1 and leaves remainder 3 when divided by x plus 1, find values of a and b by using remainder theorem। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल क्या है आपके पास गिवन पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। और ये जो पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को अगर x माइनस 1 से डिवाइड करें, यानी अगर इसका डिवाइजर x माइनस 1 हो, तो फिर जो रिमाइंडर आता है वो यानी क्या आता है वो 5 आता है। तो इस डिवाइजर को मैं d1 के देता हूं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर आ रहा है उसको लेट्स सपोज r1 के देता हूं। तो इट मींस कि अगर p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 5 आता है। और आगे कहता है कि एंड लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अगर इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें, यानी इसी पोलिनोमियल p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करें, तो ये डिवाइजर को मैं d2 ऑफ x के देता हूं, तो फिर हमारे पास जो रिमाइंडर आता है यानी r2 दैट विल बी 3। और आपने क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करनी है। तो दिस इज द डेटा ऑफ द गिवन फंक्शन। और यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखें, अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसका डिवाइजर लेट्स सपोज अगर d ऑफ x है, लेट्स सपोज जो डिवाइजर है इसको मैं d ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और लेट्स सपोज डिवाइजर किसके इक्वल है x माइनस a के इक्वल है। तो देन रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के जरिए अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो तो r किसके इक्वल होता है p ऑफ a के इक्वल होता है व्हेन डिवाइजर इज x माइनस a। यानी यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते हैं, जो डिवाइजर d ऑफ x है उसको लेट करते हैं 0 के इक्वल, और उसको 0 के इक्वल लेट करें तो हमारे पास डिवाइजर क्या है x माइनस a है, x माइनस a 0 आएगा तो x क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब जो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x है इसमें x की जगह a पुट करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर आ जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। अब हमारे पास केस 1 में p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है a x क्यूब है प्लस b x स्क्वायर है और प्लस 2x माइनस 1 है। तो जो फर्स्ट डिवाइजर है वो आपके पास क्या है, वो है x माइनस 1 है, और रिमाइंडर क्या है 5 है। हम बाय यूजिंग इस पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें तो
हम सबसे पहले लेट करेंगे d1 ऑफ x को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अगर d1 ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है, इसको इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इट मींस कि हमारे पास बाय रिमाइंडर थ्योरम r किसके इक्वल होगा, r इक्वल होगा p ऑफ 1 के इक्वल होगा। यानी x हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है, तो a हमारे पास क्या आ गया, 1। तो जो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक r किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ 1 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे कि p ऑफ 1 किसके इक्वल होता है। तो इस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 का क्यूब होगा, प्लस b x स्क्वायर है तो b इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस 2x है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 होगा। और जब डिवाइजर x माइनस 1 होता है तो उस वक्त रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर r1 होता है, यानी 5 होता है। तो यहाँ पर r1 आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसकी जगह हम 5 पुट करेंगे तो ये a प्लस b प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 5। यहां से a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब सेकंड डिवाइजर लेते हैं, तो सेकंड डिवाइजर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है। और जब डिवाइजर x प्लस 1 होता है तो उस वक्त रिमाइंडर क्या होता है, 3 होता है। तो अगर हम पुट करें, लेट करें किसको, d2 ऑफ x को 0 के इक्वल, तो यानी d2 ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1 है, तो x किसके इक्वल आएगा, माइनस 1 के इक्वल आएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं p ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल होगा, r2 के इक्वल होगा। r2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास r2 क्या आता है। तो उसके लिए अब p ऑफ माइनस 1 है, तो जो p ऑफ x है इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 1। तो ये a इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस b x स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। यानी r2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3। तो ये माइनस a प्लस b माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहां से माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होता है, सेकंड साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा। और ये माइनस a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली ऐड करके हम लोग a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ऐड 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 4 है। इक्वेशन 2 क्या है, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 6 है। इन दोनों की एडिशन करते हैं तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b 2b, 4 प्लस 6 10 होगा। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब पुट b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 4 है। तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5। तो यहां से a क्या आएगा, 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो इट मीन्स के b की वैल्यू 5 होगी और a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 होगी। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2 यूजिंग क्रैमर रूल। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आपने क्रैमर रूल यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो इनको क्रैमर रूल यूज करने से पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और थर्ड इक्वेशन है z इज इक्वल टू 2 है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट उसमें x मिस है और थर्ड इक्वेशन में y और x मिस है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो ये 0x प्लस वाई प्लस जेड होगा
और जो थर्ड इक्वेशन है इसको अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो ये 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 2 होगा। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स है वो क्या क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये 1 1 एंड 1 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट क्या है 1 है। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट भी 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है और जो z का कोफिशिएंट है वो 1 है। और जो वेरिएबल आ रहे हैं वो कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, x y z, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड पे वो क्या है 3 2 एंड 2 है। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म आपके सामने लिखी गई है। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 1 1 है, 0 1 1 है और 0 0 1 है। और जो वेरिएबल मैट्रिक्स है यानी जो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है वो आपके पास है x y z है। और जो मैट्रिक्स B है जिसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं वो है 3 2 2 है। अब हमने क्रैमर रूल यूज करते हुए x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। और याद रखें स्टूडेंट, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तब यूज हो सकते हैं, तब एप्लीकेबल हो सकते हैं जब मैट्रिक्स ए का यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है यानी मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो फिर हम क्रैमर रूल का यूज नहीं कर सकते। तो इससे पहले आपने क्रैमर रूल यूज करने से पहले चेक करना होता है क्या हम क्रैमर रूल यूज कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैट्रिक्स ए का आपने डिटर्मिनेंट लेना है और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास नॉन जीरो आता है तो फिर आप क्रैमर रूल का यूज करेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है 1 1 0 1 1 और 0 0 1 है। अब मैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लेता हूं बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, या बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 कर लें, यानी कॉलम 1 से इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 यानी C1 से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। रो 1 से भी कर सकते हैं, रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर हम कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड करें तो हमारे लिए इजी होता है, इसलिए हम कॉलम 1 की, क्योंकि जो लास्ट 2 एंट्रीज हैं ये दोनों 0 हैं तो इसलिए हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो कॉलम 1 की फर्स्ट एंट्री 1 है। 1 किस कॉलम की एंट्री है, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की है, तो ये डिलीट कर देंगे। जो बाकी का एंट्रीज है इनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो 1 into 1 1 माइनस 1 into 0 0 होता है। कॉलम 1 की सेकेंड एंट्री आपके पास क्या है 0 है। अब 0 किस कॉलम में है, 0 फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो में है, तो 0 के साथ माइनस का साइन आएगा और फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करेंगे तो ये 1 1 0 1 बचेंगे। तो 1 1 1 माइनस 1 into 0 होगा और लास्ट एंट्री भी कॉलम 1 की 0 है, उसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब ये 0 थर्ड रो की एंट्री है और फर्स्ट कॉलम की है तो ये 1 into 1 1 minus 1, तो इसका मतलब है कि ये 1 into 1 minus 0 1 होगा। अगली दोनों 0 हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों एंट्रीज 0 है तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट विल बी 1 which is not equal to 0, so क्रैमर रूल कैन बी अप्लाई। अब क्रैमर रूल जब अप्लाई होगा तो अब हम सबसे पहले स्टूडेंट जो फर्स्ट वेरिएबल है, इसमें फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है x है। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले खुद से एक मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करनी है
और उस मैट्रिक्स को लेट्स सपोज मैं यहाँ पर AX का नाम देता हूं और AX मैट्रिक्स खुद से कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है आपने कि जो मैट्रिक्स A है उसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है आपने मैट्रिक्स B के कॉलम से। तो मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम क्या है 1 0 0 है, तो इसकी जगह हम 3 2 2 लिखेंगे और जो बाकी दो कॉलम से मैट्रिक्स A के 1 1 0 इनको हम एज इट इज लिखेंगे, यानी जस्ट फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे बाय 3 2 2 और बाकी दोनों कॉलम्स को हम एज इट इज लिखेंगे। अब हम इस मैट्रिक्स AX का डिटरमिनेंट लेंगे बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री 3 है, 3 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की एंट्री है, ये डिलीट हो जाएंगे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये 1 1 0 1 बचेगा। इनका डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 माइनस 0 होगा। रो 1 की सेकंड एंट्री 1 है तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा। ये जो 1 किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में, ये डिलीट होंगे। 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, माइनस 1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा। और रो 1 की थर्ड एंट्री 1 है तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट होंगे। 2 इंटू 0 माइनस 1 2 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 माइनस 2 0 0 0 होता है, तो ये आपके पास 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होता है, तो दैट विल बी 1। अब हमारे पास स्टूडेंट जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो डिटरमिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A होगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ AX आपके पास क्या है 1 है और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है आपके पास, वो भी 1 है, यानी ये डिटरमिनेंट ऑफ A भी 1 है और डिटरमिनेंट ऑफ AX भी 1 है आपके पास। तो आपने 1 डिवाइडेड बाय 1 करना है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब सेकंड हमने फाइंड करना है y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और उसको मैं यहाँ पर लेट्स सपोज नाम दे देता हूं AY का। और AY हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है कि हमने जो सेकंड कॉलम है मैट्रिक्स A में इसको रिप्लेस करना है 3 2 2 से। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएंगे, सेकंड कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे 3 2 2 और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम एज इट इज आएंगे। अब इस मैट्रिक्स AY का हम डिटरमिनेंट लेंगे बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो रो 1 की एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 कर लेते हैं क्योंकि कॉलम 1 से एक्सपेंड करने से आपको इजी होगा। तो कॉलम 1 की फर्स्ट एंट्री 1 है तो 1 किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, ये डिलीट हो जाएंगे तो ये 2 1 2 माइनस 2 आ जाएगा। अगली सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी, 2 माइनस 2 0 होता है, तो इट मींस के डिटरमिनेंट ऑफ AY विल बी 0। अब जो y की वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। तो AY क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ AY 0 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A1 तो इट मींस के 0 बाय 1 0 होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अब हमने थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है z है। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें एक और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होगी जिसको हम नाम देंगे AZ का। और AZ कैसे फाइंड करेंगे कि जो मैट्रिक्स A में जो थर्ड कॉलम है, मैट्रिक्स A का थर्ड कॉलम क्या है 1 1 1 है, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इसको रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B से। तो यानी ये 3 2 2 से रिप्लेस करेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ AZ क्या आएगा, एक्सपेंड करते हैं इसको, लेट्स सपोज एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 इंटू ये कॉलम फर्स्ट रो डिलीट 1 2 2 माइनस 0 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। अब बाकी सारी एंट्रीज आगे 0 हो जाएंगी तो z किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ AZ डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा।
तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि z की वैल्यू 2 आएगी, नॉट 1। तो आपने बाय यूजिंग क्रैमर रूल जो है वो इनको सिंप्लीफाई करके x, y, z की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब आपके पास पार्ट 12 का सेकंड क्वेश्चन है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 101 इनटू अंडर रूट 99 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब आपने स्टूडेंट के 1 अंडर रूट 101 इंटू अंडर रूट 99 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये याद रखें कि अंडर रूट हटा दें तो उसकी जगह पावर में क्या लिखा जाता है, 1/2। तो यहाँ पर अंडर रूट 99 है, तो इसकी जगह मैं पावर में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अब 101 को मैं अगर 100 प्लस 1 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 99 को मैं 100 माइनस 1 लिखूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट इन दोनों की पावर सेम है, तो आप इन दोनों को एक ही पावर में लिख सकते हैं, यानी 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1 होल पावर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 10,000 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है। अब पावर में माइनस 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इधर 10,000 माइनस 1 में अगर मैं 10,000 को कॉमन ले लूं इस पावर के अंदर ही, यानी 1/2 जो पावर गिवन है इसमें ही 10,000 को मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। 10,000 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपके पास 1 माइनस 1 बाई 10,000 होल पावर 1/2 आ जाएगा एज इट इज। अब ये जो पावर 1/2 है ये आपके पास 10,000 के साथ भी है और 1 माइनस 1 आवर 10,000 के साथ भी है, तो हम इसको सेपरेटली इस पावर को लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 माइनस 1 बाई 10,000 होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट 1 माइनस 1 बाई 10,000 होल पावर 1/2 को हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए अगर इसको एक्सपेंड करें, अब 10,000 होल पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, ये तो 100 के इक्वल होता है, क्योंकि 10,000 का स्क्वायर रूट होता है ये, और 10,000 किस नंबर का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस मींस के इसको तो मैं डायरेक्ट 100 ही लिखूंगा, 10,000 पावर 1/2 को। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस बी होल पावर n, ये इक्वल होता है a पावर n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, b पावर n होती है। तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम के जरिए आपने जो
ऊपर एक्सप्रेशन है 1 माइनस 1/10,000 होल पावर 1/2 को एक्सपेंड करना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी होल पावर n के साथ। तो अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a क्या है 1 है, b क्या है आपके पास माइनस 1/10,000 है, और n क्या है आपके पास 1/2 है। अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए अगर इसको एक्सपेंड करें तो फर्स्ट टर्म a पावर n है, तो a आपके पास 1 है, तो 1 पावर n आपके पास क्या है 1/2 है, तो 1 पावर 1/2 क्या होता है 1 ही के इक्वल होता है, इसलिए इसको 1 लिखेंगे। सेकंड आपके पास है n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b है, तो n आपके पास 1/2 है, a पावर n माइनस 1 है, तो 1 पावर 1/2 माइनस 1 होगा, इंटू b है, तो b आपके पास क्या है माइनस 1/10,000 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, n आपके पास 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे n की जगह, और a पावर n माइनस 1/2 है, तो 1 पावर 1/2 माइनस 1 होगा, और b आपके पास माइनस 1/10,000 है, और ये स्क्वायर है तो इसका होल b स्क्वायर है इसमें, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ टर्म लिख के आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब स्टूडेंट अगर हम सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम की, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी, 1 एज इट इज आएगा, ये 1/2, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, और 1 पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो और 1/10,000 करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 1/10,000 को 0.001234 यानी 0.4 टाइम्स 0 1 आएगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म में ये 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 करते हैं तो ये माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 पावर कुछ भी हो वही रहता है, तो ये भी आपके पास माइनस 0.4 टाइम्स 0 होगा, 1 होल स्क्वायर आएगा प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं इसको तो 1 माइनस 0.4 टाइम्स 0 1 को अगर डिवाइड करें 2 के साथ तो ये 0.0005 आएगा, और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर आपने एक बात देखनी है कि सेकंड टर्म में हमारे पास ऑलमोस्ट 0 है, थर्ड टर्म में क्योंकि 0.00001 का होल स्क्वायर आ रहा है, जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये मजीद छोटा हो जाएगा और ये 0 की तरफ क्या कर जाएगा अप्रोच कर जाएगा, तो इट मींस कि ये जैसे जैसे आगे आपने टर्म लिखनी है वो 0 होती जाएंगी, तो इस मींस कि हम अगली टर्म्स को सेकंड टर्म से आगे जितनी टर्म्स है इनको क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे, तो ये 100 इंटू 1 माइनस 0.0005 आएगा, तो ये अगर करते हैं तो ये आपके पास आता है 0.0 यानी 1 में से अगर 0.0005 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास कैलकुलेटर के जरिए तो 0.005 आता है। वी आप इसको 100 के साथ माइनस करेंगे तो ये आता है, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 99.995 आता है, तो इट मींस कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो क्या आएगी 99.995 आ जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख लें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसका जो सेक्शन सी है उसको अटेम्प्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।